तो 2016 में मुझे मौका मिला फिलिस्तीन जाने का। फिलिस्तीन के लोग बहुत ही प्यारे, बहुत नेक दिल और यारबाज लोग होते हैं। हमने एक शो किया अपने नाटकों के अलावा, प्लेबैक थिएटर। बम के शिकार माँ हो गई है, बच्चा पड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले एक किताब आई थी, अदब में बाई पसली, राजकमल ने निकाली है। अदब में बाई पसली बड़ी खूबसूरत किताब है। प्रेमचंद से एक बार किसी ने कहा है, आप अपना टाइम क्यों कमा रहे हैं ट्रांसलेशन करने में? आप तो इतनी अच्छी क्रिएशन करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, आप प्लीज वही करिए। हमें कहानियां चाहिए आपकी, उपन्यास चाहिए आपके। वो कलाकारों को देखा जिनके साथ घर पे घटना हुई है, किसी की मौत हुई है और वो शो कर रहा है हमारे साथ। जब पढ़ना मेरे कॉमरेड साथी की आंखों में मर रहा था खौफ, तो मुस्कुराहट से अपनी उसे तसल्ली देना। 2016 का साल था। अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज कहना चाहता था। 1948 का साल बड़ा इम्पोर्टेंट साल रहा है, ये हम सब लोगों ने अभी बात देखी है। 1948 को ही नासिर शर्मा का जन्म भी हुआ था और 1948 में ही यह समस्या भी क्रिएट हुई जिसे वैधानिक तौर पर मान्यता दी गई। यूएनओ ने मान्यता दी इजराइल देश बना के, है ना। ये 1948 में हुआ। बहरहाल मैं 2016 में मुझे मौका मिला फिलिस्तीन जाने का। फिलिस्तीन जाना था, लेकिन फिलिस्तीन जा नहीं सकते थे क्योंकि आधिकारिक तौर पर हमें फिलिस्तीन में कोई एयरपोर्ट नहीं है। जाएंगे आप तेल अवीव के जरिए ही। तो तेल अवीव होके गए और तेल अवीव बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन ऐसा शहर है जहाँ पे चप्पे चप्पे पे आपको मिलिट्री नजर आएगी। चप्पे चप्पे पे मतलब इस तरीके से लगता है कि वहाँ जाके ही लगता है कि आप किस ऐसे दायरे में आ गए जहाँ पर कि सुरक्षा के नाम पर असुरक्षा हमें नजर आती है। anyway, हम फिलिस्तीन पहुंचे। फिलिस्तीन में एक्चुअली जब वो पहुंचे तो वहाँ पे वेस्ट बैंक में जेनिन शहर है, जेनिन कस्बा है। जेनिन एक्चुअली रिफ्यूजी कैंप है। नाम अभी भी रिफ्यूजी कैंप है, लेकिन अब रिफ्यूजी जैसी चीज वो लोग भी डेवलप हो गए हैं। लेकिन उस शहर के अंदर जिस तरीके के मलबे के ढेर थे, जिस तरह की बिल्डिंग्स को तहस नहस किया गया था, वो तभी भी था। मैं कह रहा हूँ कि अभी जो सितंबर अक्टूबर में लास्ट ईयर जो हुआ है, जब जबरदस्त हमले गाजा पर किए गए, इससे पहले वेस्ट बैंक में लगातार होते रहे। वेस्ट बैंक, गाजा लगातार वो निशाने पे आते रहे। एक्चुअली इस फिलिस्तीन के लोग बहुत ही प्यारे, बहुत नेक दिल और यारबाज लोग होते हैं, जो मैंने महसूस किया। ये हमने तब देखा कि जब हम जगह जगह पर नाटक के शो करने गए। मैं एक थिएटर ग्रुप के साथ गया था, जननाट्य मंच के साथ, और वहां नाटक करने गए थे। और हम लोग जगह जगह पे जब जाते थे तो गांव में भी गए, कस्बों में भी गए, शहरों में भी गए। और वहां पर जाने के बाद जब हमने देखा कि हमारी भाषा होती थी अरबी और हिंदी दोनों मिक्स, हमने मिक्स परफॉर्मेंस बनाई थी जिसमें अरबी हिंदी दोनों ही बोलते थे। तो चार से लोग देखते थे। रात शाम को हमने शुरू किया, तो रात को 11-12 बजे तक शो चल रहा है हमारे, लगातार परफॉर्मेंस चल रही है। और कल्चरली जो अभी बात आई, कल्चरली इतने रिच लोग हैं वो, रियली। कविता तो महमूद दरवेश की भी बात बताई रामचंद्र कृष्ण ने और तमाम कवियों के बारे में। तो आई थिंक उसको लेकर के मुझे लगता है कि वो जो चीजें वहां से निकल के आई कि कितनी पीड़ा और कितना दर्द उनके अंदर भर रहा है, ये हमने देखा। हमने एक शो किया अपने नाटकों के अलावा, प्लेबैक थिएटर। ये प्लेबैक थिएटर क्या होता है? प्लेबैक थिएटर की ऐसी फॉर्म है कि आर्टिस्ट हमने खड़े हैं, 5 आर्टिस्ट खड़े होंगे। एक म्यूजिशियन होगा जो लेफ्ट में होगा, एक एंकर होगा जो स्टेज का ही होगा। तो इस तरीके से 7 लोग होते हैं स्टेज के ऊपर। एंकर इनवाइट करता है ऑडियंस से कि आप अपनी कोई इशू बताइए जिस पर हम एक परफॉर्मेंस देंगे। दैट्स इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रोवाइजेशन है। आप हमें बताइए, हम उसको उस कहानी को हम यहाँ आपके सामने पोर्ट्रे करेंगे, खेलेंगे।
तो वो एक नरेटर उन सब को बुलाता था और यहाँ पर स्टोरी टेलर की तरह वो आते थे, स्टोरी को बताते थे। तो डिफरेंट जब स्टोरी बताते थे, स्टोरी में क्या आती थी, माँ के सामने बच्चे का कत्ल हुआ है, चाकू मार के गए, माँ को भी मारा है, लेकिन माँ उसको बचाना चाहती है, इसके उसमें हुआ बम के शिकार माँ हो गई है, बच्चा पड़ा हुआ है। मतलब ऐसी ऐसी पीड़ा भरी कहानियां जब वो हमें खेलने के लिए मिलती थी तो दिल दहल जाता था। तो ऐसी ऐसी कहानियां भी हमने फिलिस्तीन में एक्चुअली देखी, इसलिए मुझे जरूरी लगा कि इस टाइम पर वो चीज हम बताएं आपको। मुझे लगता है कि हमारे साथ एक अरिजीत सेन एक पेंटर है, बहुत ही मशहूर पेंटर है, दिल्ली में रहते हैं लेकिन काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, काफ़ी दिनों से बनाते हैं, वो भी गए थे हमारे साथ। उन्होंने जो फ्रीडम थिएटर है वहाँ पर जेनिन शहर में, जिन्होंने हमें बुलाया था, जिनके साथ हमने परफॉर्मेंस की थी, उनके ऑडिटोरियम की आखिरी जो मेन वॉल है उस पर उन्होंने एक पेंटिंग बनाई जिस पर सफदर हाशमी की तस्वीर थी और जुलियानो मीर खामिस की तस्वीर थी। सफदर हाशमी जिन नाट्यमंच के कन्वीनर में से एक रहे हैं, जिनको 1989 में उनको परफॉर्मेंस कर रहे थे, तब उनको खून कर दिया गया। और जुलियानो मीर खामिस शो करने के बाद घर जा रहे थे मोटरसाइकिल पर, तब उनको मार दिया गया। दोनों ही एक ही उसके रहे हैं। जुलियानो मीर खामिस और सफदर की तस्वीर को उन्होंने उस वॉल पे बनाया और पीछे बच्चे हैं जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं, कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कुछ पीछे पार्क है, खूबसूरत तस्वीर है वो। अक्टूबर का कोई दिन था, हिंदू पेपर में सबसे फ्रंट पेज पर वही तस्वीर थी। मतलब मैं तो देख के चौंक गया, ये तो वो वाली तस्वीर है। और पीछे का ढांचा कहां गया? वहां पर एक जब न्यूज पढ़ी तो वो जो पूरा ऑडिटोरियम था वो ध्वस्त हो गया, वहां बम गिरा था, उसमें एक कलाकार मारा गया। आई थिंक वो बड़ी हृदय विदारक घटना हुई थी, जो कि मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा था। इस तरह की ये तो एक घटना है, इस तरह की तमाम घरों के ऊपर, तमाम चीजों के ऊपर इस तरह की हुआ। तो मुझे लगता है कि इसको लेके फिलिस्तीन की पूरी समस्या जिस तरीके से हमारे सामने आई है, इसको लेके तमाम कविताएं जो आज अभी बात की गई है, इनमें से चंद कविताएं मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे कहना है कि जो अनुवाद है, अनुवाद की बात अगर हम करें तो अनुवाद मुझे लगता है कि नासिरा शर्मा का अनुवाद जिस तरीके से वो भाषा शैली को लेती है। अभी कुछ दिन पहले एक किताब आई थी, शायद बाहर रखी भी है, अदब में वाई पसली, राजकमल ने निकाली है, अदब में वाई पसली, बड़ी खूबसूरत किताब है। कितना मतलब वो उसके अंदर कितना मसौदा है, अफ्रो एशियाई कहानियां, अफ्रो एशियाई नाटक, अफ्रो एशियाई कविताएं, कितना उन्होंने कवर किया उसको, और सभी को नासिरा शर्मा ने ट्रांसलेट किया है। और उसका ट्रांसलेशन देखिए, हम जब ट्रांसलेशन की बात करते हैं, कैसे वो ट्रांसलेशन में आपको उस कवि तक पहुंचना होता है, उस कवि को जानना होता है, कवि की क्या भाषा है इसको पढ़ना होता है, कवि किस तरीके से किस शैली में कह रहा है, उस शैली को कैच करना होता है। वो इंग्लिश में कह रहा है, वो अरबी में कह रहा है, फारसी में कह रहा है, किस भाषा में, उसको हूबहू पोर्ट्रे करना कविता के अंदर, ये बहुत खूबसूरती से किया गया है। और वही चीज यहाँ इस कविता में, इस किताब में जो कविताएं दी गई हैं, जो कहानियों का ट्रांसलेशन किया है, वो कहीं भी आपको नासिरा शर्मा नहीं मिलेंगी। उस कहानी में, उस कविता में नासिरा शर्मा नहीं मिलेंगी, जो कि मेरे ख्याल है एक बड़ा एक वर्च्यू है एक ट्रांसलेटर का, कि आप खुद को नहीं डाल रहे उसमें, लेकिन उसने उसकी आत्मा को पकड़ा है, उस कवि, उस कहानीकार की आत्मा को पकड़ा है और उसकी बात को यहाँ पर कहानी के अंदर डिपिक्ट किया है। तो आई थिंक ये नासिरा की मैंने जितना नासिरा को पढ़ा है, जाना है, उनकी क्रिएटिव राइटिंग को, उनके ट्रांसलेशन को,
कि किस तरीके से मूल आत्मा को पकड़ के, मूल भावना को पकड़ के वो उसको करती हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। और नासिरा का जो काम है, ट्रांसलेशन का भी काम, मुझे लगता है जिस तरह से अभी बात आ रही थी पत्रकारिता, नासिरा का पत्रकारिता एक अभिन्न हिस्सा रहा है उनके क्रिएशन का। इसी तरीके से नासिर शर्मा का जो ट्रांसलेशन है वो भी इंटीग्रल पार्ट है। आप कहिए उनसे क्रिएटिव राइटिंग कीजिए, नासिर से कहें कि हम ट्रांसलेशन मत कीजिए, आपको बहुत सारा टाइम ट्रांसलेशन में जाता है, वो नहीं मानेंगे। वो नई चीजें पढ़ती हैं, वो ट्रांसलेट करती है। प्रेमचंद से एक बार किसी ने कहा है, मैं नाम भूल गया किसने कहा था, लेकिन एक बार ये कहा था कि आप अपना टाइम क्यों कमा रहे हैं ट्रांसलेशन करने में? आप तो इतनी अच्छी क्रिएशन करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, आप प्लीज वही करिए, हमें कहानियां चाहिए आपकी, उपन्यास चाहिए आपके। तो प्रेमचंद ने हंस के जवाब दिया था कि राइटर एज ए होल होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा क्रिएटिव होता है, वो दूसरे की चीजों को पढ़ता है और वो भी उसे भी अच्छी लगती है, उसको ट्रांसलेशन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये उनके अल्फाज थे। मेरे ख्याल है इसी तरीके से नासिरा शर्मा का ये काम चल रहा है आगे। और दो चीजों का उल्लेख करूंगा मैं यहाँ पर। अंधा उल्लू अभी एक किताब आई थी, अंधा उल्लू, राजकमल ने निकाली है, वो भी वो उपन्यास है, बड़ा खूबसूरत उपन्यास है। उसको बड़ी सादे हिदायती का उपन्यास है। और दूसरा है पशुबाड़ा, गौहर मुराद का नाटक, खूबसूरत नाटक एक्चुअली। गौहर मुराद का वो नाटक है जो आज की हिंदुस्तान की स्थिति को हूबहू पोर्ट्रे करता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यकीनन आप पढ़िए उसको, आपको छुएगा कि किस तरीके से आज हिंदुस्तान में हो रहा है, वो वहां पे पहले हो चुका है। गौहर मुराद उसको 1981-82 में लिख चुके हैं। मैं कुछ आई थिंक चंद कविताएं आपके सामने रखूंगा और उनके थोड़े किस तरीके से, बहुत चंद छोटी छोटी कविताएं हैं, मुझे लगता है उनको सुनना बहुत जरूरी है। एक कविता है ईसा मसीह। खुदा सारे जहां के मालिक, इस साल यरूशलेम की जिंदगी सलीब पर टांगी जा रही है। आज आपका दिन है, सारी घंटियां मेरे खुदा खामोश हैं। वो बजती रही थी 2000 वर्ष के लंबे समय तक, लेकिन अब वो खामोश हो चुकी है। सारे गुंबद स्याह अंधेरे में उन्हें अपने आगोश में छिपा लिया है। यरूशलेम बढ़ रहा है दुख और दर्द के कटीले रास्तों पर। यरूशलेम करा रहा है, दोराहे पर खड़ा यरूशलेम खून आलूदा है, जुल्म व सितम के हाथों, और दुनिया खामोश है। दर्द को लेकर दुनिया बेहिस हो चुकी है। सूरज की आंखों में सुराख हो गया है, और दुनिया मेरे खुदा, उसने एक भी शमा रोशन नहीं की, उसने आंसुओं की बूंद भी नहीं गिराई, जो धो डालता यरूशलेम के जख्मी बदन को। गुनाह का परिंदा ऊपर पंख तोलता हुआ उड़ा यरूशलेम की पाकीज़गी पर और छोड़ गया धब्बा। मेरे खुदा, यरूशलेम की अजमत दर्द की घंटियों से, बादलों घिरी स्याह रातों से, गम की गहराइयों से कराहता यरूशलेम आपके पास आया है। रहम मेरे खुदा, रहम यरूशलेम पर, उसकी पाकीज़गी पर रहम मुझे मेरे खुदा, रहम। एक कविता है, आखिरी बात। मेरे प्यार, अगर तुम ये खबर सुनो उस वक्त जब खिला रही हो अपने पहलौती बेटे को, अपनी बाहों में थामे, जो इंतजार कर रहा है मेरे आने का।
रोना मत ये सुनकर कि मैं अब कभी नहीं लौटूंगा। दुख और गरीबी में जीना कुछ भी नहीं। जब देश को तुम्हारी जरूरत हो मेरे प्यार, जब पढ़ना मेरे कॉमरेड साथी की आंखों में मंडराता खौफ, तो मुस्कुराहट से अपनी उसे तसल्ली देना। मेरी मौत तुम सब में एक नया खून दौड़ाएगी और मेरा फंदा बदल जाएगा शीत ऋतु में। मैं कभी नहीं मरूंगा, अमर हो जाऊंगा हर उस कल्पना में, हर उस विचार में जो वजूद में आएगा। कहना हमारे बेटे से कितना गहरा था मेरा प्यार, मैंने उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा सिवाय अपनी बांसुरी और शायरी के। जब कभी मेरी कब्र पर वो रोए तो समझाना उसे कि एक दिन मैं लौटूंगा जरूर अपनी कुर्बानी का मीठा फल चखने के लिए। महमूद दरवेश, छोटी कविता है उनकी। पहचान पत्र। लिखो मैं एक अरब हूं, मेरा कार्ड नंबर 50,000 है, मेरे 8 बच्चे और 9 अगली गर्मी तक आ रहा है। यह सुनकर तुम्हें ताव क्यों आ गया? लिखो मैं एक अरब हूं, मैं पत्थर का बदन काटता हूं अपने कॉमरेड साथियों के साथ, ताकि मेरे 8 बच्चों को रोटी और किताबें मिले। मैं भीख नहीं मांगता, नहीं दूसरों के सामने घिघियाता हूं, नहीं किसी के सामने सर झुकाता हूं। ये सुनकर तुम्हें ताव क्यों आ गया? लिखो मैं एक अरब हूं, मेरा कार्ड नंबर 50,000 है। हसन जगतान की कविता है गाइड, 4 लाइन की कविता है। उसने हमारी तरफ इशारा किया, उस तरफ, और गायब हो गया। उसने हमारी तरफ इशारा किया, उस तरफ, और गायब हो गया। बम फटने के बाद मकान के मलबों के बीच, दीवार के बीच से उसकी उंगली अभी भी दिख रही है, इशारा कर रही है, इस तरफ, इस तरफ। एंड एक आखिरी कविता मैं बता रहा हूं आपको, छोटी कविता है ये भी। तकिया। वक्त है अभी उससे कहने का, मां शुभ संध्या। वक्त है अभी उससे कहने का, मां शुभ संध्या। मैं लौट आया हूं सीने पर गोली खाकर, कहां है मेरा तकिया? मैं कुछ देर सोना चाहता हूं। अगर जंग फिर से दरवाजा खटखटाए तो कहना उससे, ठहरो वो आराम कर रहा है। बहुत सी कविताएं हैं लेकिन आज हम इतना ही करेंगे। लेकिन आखिरी कविता सुना के, जो कि नासिर शर्मा की कविता है, प्यार करो। इसके साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। प्यार करो फिलिस्तीन के बच्चों के नाम, प्यार करो बस प्यार। प्यार करो हर बच्चे को बारंबार, प्यार करो। बच्चा आपका हो या गैर का, बस प्यार करो, बेतहाशा प्यार करो। ये एहसास दिया है फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध ने। जिस समय में हम सांस ले रहे हैं वो कभी भी सुलग सकता है सूखे पत्तों की तरह। बेगुनाह बच्चे, मासूम बच्चे नहीं जानते सियासत, नहीं जानते कि कौन बरसा रहा है बम उन पर। जब मुर्दा बच्चों के बीच घायल बच्चा, जख्मों से चूर, भूख और प्यास से मजबूर पुकार उठता है मां, तो मां की मीठी आवाज आई की जगह उठा लेते हैं 2 अजनबी हाथ, पुचकारते हैं, पहुंचते हैं चेहरे से बारूदी धूल को, जख्मों पर लगाते हैं दवाई, फिर बांध देते हैं उन्हें सफेद कपड़ों में।
इसीलिए कहती हूँ, प्यार करो, बेतहाशा प्यार करो, उसके माथे और गालों पर बस प्यार करो, बस प्यार। और इसके साथ मुझे लगता है कि ये जो किताब है, इस किताब के मैं जितनी चीज़ों को समेटा गया है, जो कहानियाँ हैं, ख़ासतौर से तलत की कहानियाँ, माँ कहानी, ज़बरदस्त कहानियाँ हैं जो कि हम सबको पढ़नी चाहिए। आप प्लीज़ इसको देखिएगा तो आपको बहुत यकीनी तौर पर ये आपको बहुत एक ऐसा एहसास देगी कि शायद आप उस वक्त में पहुंच गए हैं। मुझे लगता है एक और जो चीज़ कहते हुए मैं बात खत्म कर रहा हूँ कि जो कला फिलिस्तीनियों के पास इतने दुख, दर्द, संत्रास और इस तरह की मुसीबतों में खुश रह के जीना, वो कलाकारों को देखा जिनके साथ घर पे घटना हुई है, किसी की मौत हुई है और वो शो कर रहा है हमारे साथ। इस तरह की चीजें, इस तरह की जीवटता उन लोगों के अंदर है। उनसे हमें सीखने की जरूरत है कि वो कैसे कर पाते हैं। शायद फिलिस्तीन की मिट्टी में, जैतून की मिट्टी में, ये मेरे ख्याल है ये बहुत बड़ी एक गुण है। इसको आज समझने की, पढ़ने की और किताब की फिलिस्तीन एक करबला को पढ़ने की मेरे ख्याल है हम सबको बहुत जरूरत है। शुक्रिया।